बैडमिंटन कोर्ट का साइज क्या होता है? फिजिक्स इज नथिंग बट अप्लाइड मैथमेटिक्स। समझाइए इसको। आपने डीप फेक के बारे में सुना? जी सर। क्या है? रिसेंटली बैडमिंटन में कोई टाइटल जीता है इंडिया ने? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, कुछ बताइए इस बारे में। मैं कम इन। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। जयेश, यस सर। एक इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। जी सर। मैं सिरोही ज़िले में माउंट आबू की तलेटी पर बसे शहर आबू रोड के गांव मावल का रहने वाला हूं। मैंने अपनी स्कूलिंग आबू रोड से ही पूरी की है और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आबू रोड से कंप्लीट की है। मेरी हॉबी है बैडमिंटन खेलना और जिम में वर्कआउट करना। बैडमिंटन कोर्ट का साइज क्या होता है जयेश? यस सर। सर जनरल साइज 44/20 फीट रहता है फॉर डबल्स और सिंगल्स के लिए 44/17 फीट। ओके। रिसेंटली बैडमिंटन में कोई टाइटल जीता है इंडिया ने? सर जैसे अभी थॉमस कप इंडिया ने जीता था 2022 में, जो कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम जीता था। उसके अलावा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीते। कौन थे प्लेयर्स? सर एशियन गेम में लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल जीता था। उसके अलावा पीवी सिंधु और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने गोल्ड जीता। आपने बीटेक करी है और आपने बताया कि आपने सिविल इंजीनियरिंग जी सर। आपका हो रहा है। आपने जो प्रेफरेंसेस अपनी बताई हैं जी सर। सर्विसेज के लिए, उनके पीछे आप बताएंगे कि क्या रीजनिंग है और आप क्यों इन प्रेफरेंसेस को चुनते हैं? सर पहला तो मेरी प्रेफरेंस आरएएस है और उसका रीज़न यही है कि ये एग्ज़ाम अगर हम देते हैं तो उसका पहला मोटिव सबका यही होता है कि हम एसडीएम की पोस्ट पर चयनित हों। और क्योंकि एसडीएम की जो पोस्ट है उसमें एक वर्क डाइवर्सिटी है और एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है, उस कारण मैं आरएएस को फर्स्ट प्रेफरेंस रखी है। और सर उसके बाद की मेरी प्रेफरेंस जो है वो उनकी जो पोस्ट है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उपयोगिता है उसको देखकर और साथ ही पे स्केल को देखकर भी मैंने प्रेफरेंसेस रखी है। मुझे बताएंगे कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में यस सर टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर सकती है और कैसे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर किया जा सकता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके? यस सर। सर पहला तो जैसे कि अभी राजस्थान में काफ़ी लार्ज स्केल पे जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनका डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो वो एक अच्छा पॉइंट है। दूसरा देखिए तो सर जैसे जो रेवेन्यू कोड्स हैं उनमें डिजिटाइजेशन के थ्रू जो पेंडेंसी है उसको डिक्रीज़ किया जा सकता है। उसके अलावा अगर जैसे जो रेवेन्यू मैटर्स है उसमें लार्ज स्केल पर डिजिटाइजेशन करते हैं तो हम जो पब्लिक है उनको सर्विस डिलीवरी भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकती है। जैसे आपने अभी कहा कि सोशल प्रेस्टीज होती है वो एसडीएम की ज़्यादा होती है। यस सर। ठीक है, तो बाकियों की लोअर माने हैं उनसे कि अगर कोई आरपीएस है तो उसे लोअर समझा जाए? आरएस में प्रतिष्ठा कम मानी जाएगी? आरएस में जितनी भी सर्विस है सभी की सामाजिक प्रतिष्ठा बिल्कुल बहुत बढ़िया है और सभी सर्विस अपने अपने तरीके से समाज के बेहतरी के लिए योगदान देते हैं। लेकिन अभी जो आपने शब्द इस्तेमाल किए मैं इसलिए बोल रहा हूँ। जी सर। अब बीटीयू से? जी सर। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लोगों में किस देवी का चित्र है? सॉरी सर अभी मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। आप उस यूनिवर्सिटी से पास आउट है? जी सर। लोगों ने देखा कभी? सॉरी सर अभी मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ। करनी माता नाम सुना है? करनी माता? जी सर। कुछ बताइए उनके बारे में। सर करनी माता मारवाड़ से इनका ओरिजिन माना जाता है और ये राजपूत समाज की आराध्य देवी मानी जाती है। ठीक है, और कोई लोक देवता होता है जिनके बारे में आप जानते हो? अपनी मर्जी से, मैं नहीं पूछ रहा, आप बताइए। सर दादू दयाल जी है। लोग देवी देवता में आते हैं दादू दयाल जी या लोक संत में आते हैं? सॉरी सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका है? जी सर। अच्छा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हो? जी सर। 12th में आपके पास में क्या था साइंस में?
जैसे 12th में मेरे सब्जेक्ट थे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, अभी एक सेंटेंस है कि फिजिक्स इज नथिंग बट अप्लाइड मैथमेटिक्स, समझाइए इसको। ये तो आपके कोर्स में आता है सवाल। सर जैसे फिजिक्स है उसमें मैथमेटिक्स के जो भी चीज़ें हैं उनका एप्लीकेशन किया जाता है जनरली, और जैसे मैथ्स है उसमें मोस्टली जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको प्रैक्टिकली फिजिक्स में इम्प्लीमेंट करके हम जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जयेश, अभी एक बहुत पार्लियामेंट में भी बहुत डिबेट्स चल रही है और न्यूज़ चैनल और अखबार भी भरे हुए हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, यस सर, कुछ बताइए इस बारे में। यस सर, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है 2025, ये जो वक्फ बोर्ड द्वारा जो मुस्लिम समुदाय की जो प्रॉपर्टीज़ है, रिलीजियस प्रॉपर्टीज़, उनके रेगुलेशन के लिए एक्ट लाया गया है। और इसके तहत जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसमें मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो समुदाय है उनको लाभ हो सके, इसलिए ये एक्ट लाया गया है। तो इतना हंगामा क्यों है फिर? सर इस मामले में जैसे जो समुदाय है उनमें ये अफवाह फैलाई जा रही है कि ये जो एक्ट है इससे आपकी रिलीजियस जो फ्रीडम है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, हालांकि ऐसा है नहीं, सरकार ने इसे क्लैरिफाई भी किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन से आर्टिकल्स हैं जो आपको रिलीजियस फ्रीडम गारंटी करते हैं? सर आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो है वे रिलीजियस फ्रीडम गारंटी करते हैं। कौन से आर्टिकल को आप सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलना चाहेंगे? सर आर्टिकल 32 जो है वो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है कि उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जो है वो कई सारी रिट्स इशू करके जो सिटीजन्स हैं उनकी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अब मैं आपसे बात करता हूँ सेक्युलरिज्म के बारे में। यस सर। सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन क्या है? यस सर। व्हाट इज सेक्युलरिज्म और हिंदी में क्या अनुवाद है इसका? जी सर, सेक्युलरिज्म जो है ये समाज में जिस सभी धर्मों के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए, वो किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सभी को अपनी रिलीजियस फ्रीडम और हो, सभी अपने धर्म के जो प्रैक्टिसेस है उसको आसानी से प्रैक्टिस कर सके, ये सेक्युलरिज्म है। हिंदी में क्या अनुवाद है सेक्युलरिज्म? सर सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। धर्मनिरपेक्ष तो नहीं बोलते? बिल्कुल सर। तो इस वक्त जो सरकार जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाई है, जी सर, तो क्या ये मानना ठीक होगा कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव अफेयर्स रिलीजियस अफेयर्स से इंटरमिंगल कर रहे हैं? सर जैसे इंडिया में जो सेकुलरिज्म है उसमें कंप्लीट सेपरेशन नहीं है रिलीजन से। इंडिया में जो सेकुलरिज्म प्रैक्टिस किया जाता है उसमें एग्जीक्यूटिव कई बार इंटरफेरेंस करता है ताकि जो रिलीजियस अफेयर्स है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके और उससे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो दो मॉडल हैं सेक्युलरिज्म के। यस सर। दोनों के बारे में बताइए। जी सर, एक वेस्टर्न मॉडल है जहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजियस अफेयर्स से के बारे में डील होती है, जबकि इंडियन मॉडल में जो स्टेट है वो रिलीजियस रिफॉर्म्स भी प्रमोट करता है। जैसे देखा जाए तो सबरीमाला टेम्पल में वुमेंस को अलाउड किया था वर्शिप के लिए, इस तरीके से। जैसे ट्रिपल तलाक बैन है, वो भी एक इंडियन प्रैक्टिस है। तो क्या ऐसा कहना ठीक होगा क्या जयेश कि पिछले कुछ सालों में किसी एक धर्म के अगेंस्ट में ही कुछ रेगुलेशंस, कुछ रूल्स है ना, कुछ पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिसको रिफॉर्म का नाम दिया जा रहा है, या सभी धर्मों में रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं? एग्जीक्यूटिव अफेयर्स के कंटेक्स्ट में आपसे बात कर रहा हूँ। जी सर, जैसे जो भी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ले रही है वो जनरली किसी धर्म को देखकर नहीं बल्कि उन प्रैक्टिसेस को देखकर है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर इम्पैक्ट हो रहा है। तो जैसे अभी चाइल्ड मैरिज रेगुलेशन एक्ट भी लाया गया है, तो उसके तहत भी सर सभी रिलीजन्स पे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि सभी में 21 एज रखी जाएगी मैरिज के लिए। तो इस तरीके से सर केवल धर्म को देखकर नहीं है ये। तो यूसीसी को फिर पीछे क्यों छोड़ दिया गया? सर बिल्कुल सर, यूसीसी अभी कई सारे स्टेट्स में सर इम्प्लीमेंट भी किया गया है, जैसे उत्तराखंड में इसे लाया गया है और इस पर सर चर्चा की जा सकती है। तो जो ममता बनर्जी
जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का वेस्ट बंगाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर स्टेट ही नहीं अपनाएंगे तो सेंटर रिफॉर्म लाके करेगी क्या? सर जैसे अगर स्टेट अगर नहीं अपनाने से इनकार करते उसे, तो सर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कई बार इंटरफेरेंस करते हैं, और अगर ये सेंट्रल का लॉ है तो स्टेट्स को इसे इम्प्लीमेंट करना ही होगा। क्या ये जो रेगुलेशंस आए हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के, ये कौन सी लिस्ट में आते हैं? यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या स्टेट लिस्ट? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जयेश जी, आप स्टेट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट्स बता सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि स्टेट लिस्ट के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं? सर पहला तो हेल्थ एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, दूसरा सर लॉ एंड ऑर्डर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। सभी दो ही रिमेंबर कर पा रहा हूँ। ओके, आपने डीप फेक के बारे में सुना? जी सर। क्या है और क्या हमको उससे क्या कोई चैलेंज है उसका या? सर डीप फेक में सर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसी पर्सन के फेस को किसी और से रिप्लेस कर दिया जाता है। सर इसका चैलेंज ये है कि इससे लोगों की प्राइवेसी पे नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, और इससे साइबर क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए, स्पेशली इंक्रीज साइबर क्राइम्स के केस में, आप कुछ बता सकते हैं? कुछ क्या सजेशंस हो सकते हैं लोकली इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए, स्पेशली क्योंकि ये प्रॉब्लम तो ग्लोबल है, बट जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं वो किसी भी पर्टिकुलर रीजन के हो सकते हैं। सर पहला तो इस मामले में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट अभी प्रयास भी कर रही है। और सर दूसरा है कि जैसे डिजिटल जो लिटरेसी है वो अगर प्रमोट कर दी जाए, लोगों को जानकारी दी जाए डिजिटल लिटरेसी के बारे में, तो इससे भी उसमें कमी आएगी। उसके अलावा जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसका सख्ती से पालन हो, तो जैसे अगर कोई पकड़ा जा रहा है ऐसे केसेस में तो उन पर सख्त कार्रवाई हो, तो एक ये डिटरेंट की तरह एक्ट करेगा। जयेश, आपका राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर को लेके तो मामला बड़ा खराब चल रहा है। देरी नहीं की आपने? सर थोड़ा मिल गया। दूसरी बात, आपकी जवाबों से ऐसा लग रहा है कि शायद आप खुद से इसको ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने इस्तेमाल किया कि सोशल प्रेस्टीज, कहीं वो चार्म वाला फैक्टर है या काम वाला फैक्टर है? सही बताओ। कैसे सर? जो आप इस जॉब में जाना चाह रहे हैं उसके पीछे आपकी अंदर से कोई रुचि है या बाहरी आवरण से आप तड़क भड़क से आकर्षित होकर इधर जा रहे हैं? बिल्कुल रुचि है। तो फिर तो राजस्थान के मामलों की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि डील तो आपको राजस्थान में करना है। जी सर। थोड़ा आपको राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पढ़ना ढंग से। यस सर। ठीक है। इसके अलावा ऑब्जर्वेशंस थोड़े से कीन रखो। जैसे आप जिस यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, आपने उसका लोगो नहीं देखा। यस सर। ये बड़ी अजीब बात है। ठीक है, थोड़ी मेहनत की जरूरत है ना? जी सर। बाकी आपका पोस्टर, लेटर वगैरह सब ठीक है। पढ़ाई वाले मामले में थोड़ा काम कर लो। जयेश, आखिरी सवाल और उसके बाद में फीडबैक। आपके अकॉर्डिंग इस वक्त राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज ज़्यादा हैं या ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इश्यूज या ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इश्यूज ज़्यादा है? सर दोनों ही इश्यूज अपनी अपनी जगह पे है सर। कोई एक ज़्यादा कम, ग्रे एरियाज कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं? ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं या ज़्यादा गड्ढे हैं? सर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कमी है वो सर एक इशू है कि सर इस कारण जैसे देखें तो राजस्थान में जो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है वो भी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण माइग्रेशंस भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इस कारण कम हो रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो लॉ एंड ऑर्डर आपके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सीरियस इशू नहीं है और काफ़ी कुछ हमारे कंट्रोल में है, ऐसा? सरकार इस मामले में प्रयास कर रही है और अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। तो राजस्थान पुलिस सर्विसेज को 16th नंबर पे आपने प्रेफरेंस दी है और राजस्थान ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को आपने 2nd नंबर पे प्रेफरेंस दी है, तो ये सोचा समझा हुआ था या किसी के कहने पे आपने ये भर दिया? सर
मुझे ऐसा लगा कि सर शायद राजस्थान पुलिस सर्विस जो है उसके लिए शायद मेरा एप्टीट्यूड उस अकॉर्डिंग शायद। और आप तो बैडमिंटन खेलते हैं, आपकी जिमिंग हॉबी है, फिजिकली आप फिट हैं और बिल्कुल यंग कैंडिडेट हैं, तो पुलिस सर्विसेज से इतना भाग दौड़ क्यों? सॉरी सर। एक वर्ड आपने यूज किया, डिटरेंस। यस सर। न्यूक्लियर पॉलिसी में पॉलिसी ऑफ डिटरेंस क्या होता है? सर न्यूक्लियर पॉलिसी में जैसे इंडिया की पॉलिसी है कि इंडिया कभी भी फर्स्ट यूज़ नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन्स का, और न्यूक्लियर वेपन्स केवल इसलिए रखे ताकि कोई अदर कंट्री इंडिया पे एग्रेशन की कोशिश ना करे। राइट, ठीक है जयेश, फीडबैक्स पे आते हैं। यस सर। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्रूड विद यू। यस सर। पहला कि आपका, क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और पहली बार में आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गए, तो ये क्विक रियलाइजेशन, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो मिल गया है, शायद इस चीज़ का रियलाइजेशन आपको नहीं है, तो आपने प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी लूजन अप छोड़ा हुआ है। आपको अपने डैफ को खुद को बहुत अच्छे से देख के आना चाहिए था। कहीं ना कहीं आपको फिर राजस्थान पुलिस सर्विसेज पे ड्रिल किया जाएगा, क्योंकि आपकी जो प्रेफरेंस जिस तरह से आपने ऑर्डर अप किया है ये बहुत लॉजिकल नहीं लग रहा, क्योंकि राजस्थान तहसीलदार सर्विसेज आपने थर्ड पे डाल दी, राजस्थान ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आपने सेकंड पे डाल दी, आरएएस सबका ही फर्स्ट पे होता है, लेकिन राजस्थान पुलिस सर्विसेज अगेन 16th। और जबकि आप फिजिकली इतना एक्टिव हैं, एप्टीट्यूड आपका अच्छा है, यंग कैंडिडेट हैं आप, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। राजस्थान स्पेसिफिक कुछ इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए। कुछ टॉप ब्यूरोक्रेट्स के नाम आपको पता होने चाहिए जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व है। दूसरा, या तो शेव पूरी तरह क्लीन हो और आधी अधूरी नहीं। आप आए तो क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए ऐसा लगा कि ठीक है आपका स्लॉट आ गया तो आप इंटरव्यू देने आ गए, आप प्रिपेयर्ड होके नहीं आए। आप आते प्रिपेयर होके तो आप क्लीन शेव्ड होके आते हैं, क्योंकि आपकी फोटो में भी आप कहीं ना कहीं क्लीन शेव्ड हैं, ठीक है। दूसरा, सॉक्स में आप वाइट पहनेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा एक ग्रेशियस इफेक्ट देते हैं आपके ड्रेसिंग को। ट्राई चेंजिंग द फ्रेम ऑफ योर लेंसेज, ये जो आपका ग्लासेस लगा रखे हैं आपने, थोड़ा क्योंकि क्या है कि एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि कोई सिंसियर कैंडिडेट आएगा ना, सिर्फ सिविल सर्विसेज में एंटर करने वाला है। ये अभी थोड़ा सा फंकी लुक का है, हालांकि इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके चेहरे पे निखार आएगा और सामने जो पैनल बैठा है, बोर्ड बैठा है, उन पे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है आपसे। जैसे फ्रेमलेस ग्लासेस अच्छे लगेंगे, आपका चेहरा मासूम सा है, आप शेव कर लेंगे तो क्लीन शेव में आपके ऊपर वो बहुत सूट करेगा और एक अच्छा जो ब्यूरोक्रेटिक लुक आता है वो ब्यूरोक्रेटिक लुक आपको देगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ बोलने में, जी है ना। अभी शायद थोड़ा आप सहमे हुए हो, पहला इंटरव्यू है आपका, तो थोड़ा सा सहमे हुए हो। थोड़ा स्माइल जैसे अभी आपने करी, पहली बार 20 मिनट में आप स्माइल की हो, तो ये थोड़ा सा स्माइल थोड़ा बरकरार रखो। बोलते समय आवाज ऊंची नीचे, ठीक है। तो जैसे कैंडिडेट को हम पूछते हैं ना, हाउस द जोश, तो आपका जोश थोड़ा सा भी कम लगा, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाओ। जी, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि थिंकिंग ऑन द फीट थोड़ा सा रिक्वायर्ड है। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि जब आपसे कोई सजेशंस मांगता है या क्या पॉसिबल सजेशंस हो सकते हैं, तो आपको बहुत ही इनजेन्युइन आंसर या थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी केवल ये कह देना कि ऐसे प्रयास चल रहे हैं या ये ऑलरेडी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपसे पूछा कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है, तो डिजिटाइजेशन एंड दीज थिंग्स आर ऑलरेडी हैपनिंग। क्या हम थोड़ा और सोच के कुछ इनजेन्युइन समथिंग विच इज नॉट देयर करंटली, ऐसा कुछ एनविजन कर सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं ड्रोन्स का इस्तेमाल हो सकता है सीमांकन के लिए, या क्या हम सैटेलाइट्स का यूज कर सकते हैं एक्चुअल लैंड यूज जज करने के लिए, या मतलब वी वर एक्सपेक्टिंग समथिंग, सो यू हैव टू बी अ लिटिल मोर अलर्ट ऑन योर फीट व्हेन समथिंग, स्पेशली जब सजेस्टिव क्वेश्चंस कोई पूछे जाए। और मैंने आपसे मेजरली सारे सजेस्टिव सवाल ही पूछे कि जिसमें आप सजेस्ट कर सकें, तो दैट इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से। बाकी अगेन, कॉन्फिडेंस इन वॉइस एंड यू योरसेल्फ हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। वो थोड़ी सी कमी लगती है, आई थिंक थोड़ा वॉसिफरसली अपने आप को रखना पड़ेगा आपको। दैट इज माई टेक।
कामिनी आपकी एल्डर सिस्टर है, यस सर। तो थोड़ा सा उनसे सीखो, जी सर। क्योंकि आपके जो पदचिन्ह हैं वो कहीं ना कहीं उनके पीछे पीछे ही जा रहे हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी में, आपकी पर्सनालिटी में जो आपको उनसे सीखना है, एक लैंग्वेज पे उनका कमांड बहुत अच्छा है। यस सर। दूसरा, उनको अपनी बात को पेश करना आता है और उस पेशकश के साथ में आवाज़ बड़ी बुलंद रहती है। जी सर। तो वो बुलंदियाँ अगर छूनी है तो उस बुलंद आवाज़ को भी हमको थोड़ा सा मैच करना होगा, ठीक है ना। बाकी यू विल डू गुड, क्योंकि कामिनी इतना अच्छा कर रही है अभी लाइफ में, एंड प्रिटी मच श्योर कि उसका सिलेक्शन होगा, आपका भी होगा। तो उनसे थोड़ा सा जो नॉलेज बेस है वो, और थोड़ा सा उनकी पर्सनालिटी को, क्योंकि आपका वो कहीं ना कहीं एक छाया जो है कामिनी की वो दिखती है। जी सर। है ना, आप मोटिवेटेड भी हो, वही सेम आपने फील्ड चूज किया, वही साइंस मैथ्स, वही इंजीनियरिंग, फिर वही सिविल सर्विसेज में आना, तो बिल्कुल वैसा का है। तो उसको थोड़ा सा और ऑब्जर्वेंट रहो उनकी तरफ। बाजार में और लोगों को ऑब्जर्व करने की बजाय आप अपनी बड़ी बहन को भी ऑब्जर्व करोगे ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।